बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। हम लोगों ने वाटर बैलेंस की रेगुलेशन के बारे में आज डिस्कस करना है। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो रेगुलेशन है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको समझाती हूँ, इसकी एक मिसाल दे के। जैसे हमारे घर में लगे होते हैं रेगुलेटर, जिसको हम आमतौर पर डिमर कहते हैं, लेकिन हम उसको रेगुलेटर भी कह सकते हैं क्योंकि हम उसको एडजस्ट करते हैं और पंखे की स्पीड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अगर हमें पंखे की स्पीड स्लो चाहिए तो हम उसको स्लो करते हैं। अगर हमने ज़्यादा तेज़ करनी है पंखे की स्पीड, या हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखे की स्पीड तेज़ करेंगे, तो फिर जो है हम रेगुलेटर को जो है वो उसको तेज़ करेंगे ताकि हमारा फ़ैन जो है वो तेज़ हो। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को एडजस्ट करना, ये सारा प्रोसेस जो है वो रेगुलेशन कहलाता है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने किसी भी चीज़ को देख रहे हैं कि हमें कितनी चाहिए कितनी नहीं, इन सब को देखना ये रेगुलेशन है, ठीक है। लेकिन ये काम कर रहा है कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है चीज़ों को, उसको हम कहते हैं रेगुलेटर, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं इस तरह रेगुलेशन के थ्रू वर्क करते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेशन के थ्रू जो है वो वर्क करते हैं। तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो रेगुलेशन के थ्रू होते हैं। रेगुलेशन जो है वो बेसिकली हमारी नीड, बैलेंस और होमियोस्टेसिस का एक मेजर की है, ठीक। अब जैसे हमारा है होमियोस्टेसिस एंड वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ने सारा वाटर बैलेंस देखना है कि बॉडी को कितना पानी चाहिए तो वो उसको रखे, और जितना नहीं चाहिए उसको यूरिन की फॉर्मेशन के थ्रू एलिमिनेट कर दे। उसने देखना है कि उसको पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी बॉडी में ज़्यादा आ गया है तो उसने कहना यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करो और पानी को जो है वो ज़्यादा निकालो। और अगर पानी नहीं मिल रहा, बॉडी को डिहाइड्रेशन हो रही है, तो वो कहेगी पानी को बचाओ, पानी को कंजर्व करो, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कम करो ताकि पानी जो है वो कम निकले। और अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो वो स्वेटिंग जो है वो स्वेटिंग भी करेगा आपकी बॉडी से कि पानी थोड़ा सा स्वेटिंग के थ्रू भी निकल जाए ताकि बॉडी में जितना पानी चाहिए उतना ही रहे। तो ये वाले कुछ प्रोसेसेस हैं कि जिससे हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। सबसे पहले बात है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास दो बेसिक हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं। एक है एडीएच। एडीएच जो है उसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसके नाम से अगर हम देखें इसके शुरू में एंटी आता है, ठीक है। एंटी का मतलब काम होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, ऑपोजिट काम करना। अगर हम डायूरेटिक हार्मोन की बात करें, डायूरेटिक का मतलब इसने यूरिन फॉर्मेशन करनी है, यूरिन बनाना है। लेकिन एंटी डायूरेटिक इसने क्या करना है, इसने यूरिन की फॉर्मेशन को सप्रेस करना है, कम करना है, कि यूरिन कम बनाना है। तो जाहिर सी बात है जब हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर एडीएच जो है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि वो अपने आप को लो प्रोड्यूस होगा, कि उसको पता होगा कि जाहिर सी बात है क्योंकि इसने वाटर रिटेंशन, इसने वाटर प्रोडक्शन, लेकिन हमारी बॉडी में तो पहले ही पानी ज़्यादा है तो ये कम प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमारी बॉडी जो चाहती है कि हमारी बॉडी से पानी निकले, लेकिन ये क्या करता है, इसने वाटर रिटेंशन करनी होती है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कम करनी होती है, तो ये फिर कम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में पानी कम है, हमें पानी चाहिए, तो फिर क्या करेगा, ये यूरिन फॉर्मेशन से प्रेस करेगा, वो कहेगा यूरिन कम बनाओ, क्योंकि यूरिन में पानी ज़्यादा निकलता है। तो जब यूरिन कम बनेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में रह जाएगा, तो हमारा पानी जो है वो कंजर्व हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन जो है इसका काम बेसिकली सॉल्ट से रिलेटेड है, कि इसने सॉल्ट को देखना है कि सॉल्ट की जो रिटेंशन है उसको करना है, कि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से लॉस ना हो जाए। तो इसको ज़रा हम सोडियम और पोटाशियम, जो मेन आमतौर पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको कंजर्व कर लिया जाए, इसको रख लिया जाए, क्योंकि बॉडी को इसकी ज़रूरत है। तो देखें अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में किस तरह के निज़ाम रखे हैं कि बॉडी खुद देखती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैकेनिज़म्स लगाए हैं कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है। इस तरह जैसे हम किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं ना, ये वही है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अडेप्ट करना शुरू हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। अब किडनी एंड इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन, तो किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, वाटर सिक्रीशन करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। ये भी एक बहुत अहम काम है। अगर किडनी को पानी ना मिले तो किडनी जो है वो क्या करेगी, उसके अंदर अगर सही से एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी तो किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह किडनी के लिए मसला होगा, किडनी की फंक्शन ख़राब होगी। तो पानी भी लेना ज़रूरी है। किडनी काम ही नहीं करेगी, जैसे मशीन है, कुछ मशीनें आप उसको काम में लेके नहीं आती, वो जम जाती हैं, उनके पार्ट्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। इसी तरह वाटर जो है वो उसको स्मूथ रखता है, और काम को और मैकेनिज़म्स को और जो फंक्शंस हैं उनको फ्लो में रखता है, स्मूथ रखता है, कि काम जो है चल रहा है, रुक नहीं रहा। तो हमारी बॉडी का निज़ाम भी इसी तरह है कि मोशन में ही है।
मूविंग है, इसको रोकना नहीं है, चलते रहना है। तो इसीलिए अगर हम इसको क्लॉग करेंगे, रुकेंगे, तो हमारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन का इम्पैक्ट क्या है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। और कोग्निटिव इश्यूज़ ये होता है कि हमारा फोकस लेवल, हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस, हमारी मेंटल हेल्थ जो है उस पर बहुत इफेक्ट होता है कि हम अब फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे प्रॉपरली, हमारा दिल नहीं लगता काम में, ईचिंग सी अजीब सी मतलब एक डिस्कम्फर्ट सा जनरेट हो जाता है। तो ये सब बेसिकली डिहाइड्रेशन का इम्पैक्ट होता है। सर दर्द होना, ये भी बेसिकली डिहाइड्रेशन की ही वजह है कि जब पानी जो है वो आपकी काफ़ी इसेंशियल न्यूट्रिएंट ब्रेन तक लेके जाती है, लेकिन जब आप पानी नहीं लेते तो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन तक नहीं जा रहे होते। ठीक है, हमारे ब्रेन को 110 ग्राम ग्लूकोज रोज़ाना चाहिए पर डे। तो आप उसको ग्लूकोज भी दें और जो दूसरे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनको पहुंचाएं, ताकि ब्रेन को पहुंचाएं, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। तो डाइट आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो डेली रूटीन का काम है, हमारी परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट करती है। तो डाइट जो है वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें वाटर जो है वो ज़ाहिर सी बात है शामिल ही है। वाटर रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपकी इन वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपकी डाइट, क्लाइमेट, एज और फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर सी बात है 8 से 10 ग्लास पानी नहीं चाहिए होता, वो अडल्ट की बात करते हैं हम। और क्लाइमेट, अगर आपका जो क्लाइमेट है यानी कि सर्द है इलाका, गर्म इलाका, तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सर्दी में इतनी नहीं होती। डाइट अगर आप ज़्यादा जो है वो जूसेस ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनमें वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। और फिजिकल एक्टिविटी आपकी भाग दौड़ ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको पानी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर, जैसे एथलीट्स वगैरह उनको पानी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उन जो है उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी जो है वो पीना पड़ता है। और पानी की एक बेसिकली ये है कि जब आप उसको पिए ना तो सिपिंग में पिए, मतलब एकदम से आप जो 2 ग्लास इकट्ठे ना पी लें। एक जैसे 1 ग्लास भी पी लें तो वो 3 सांसों में पिए, तो वेरी गुड। लेकिन आप लोग जब पानी पी रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, तो ये आप लिए ज़रूरी कि आप सिपिंग में जो है वो पानी पिए, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब आप लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मतलब जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपने वाटर इंटेक जो है तब भी अपनी ज़्यादा करनी है। और किन के लिए जो है वो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, वो है फिजिकल लेबरर्स जो कि मज़दूर वगैरह काम करते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जो आपको पता है कि लैक्टेटिंग वुमेन कौन सी हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन माओं के लिए जो है वो बेसिकली पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। इनके लिए डाइट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए डाइट की और वाटर की दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। हम आगे देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कितनी क्या चीज़, प्रोटीन, लिपिड, जो चीज़ें वो कितनी चाहिए और क्या चीज़ हमने और ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट और है, और फिर टीनेजर्स के लिए और अडल्ट के लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है वाटर की। तो अगर हम बच्चों की बात करें, तो 6 माह तक तो बच्चे को, मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको 6 माह तक तो बिल्कुल भी हम लोग पानी नहीं देते, क्योंकि जो वो बच्चा दूध पीता है उसके अंदर उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि मदर फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो कहा जाता है, तो वो जो है बेसिकली जो है वो बेहतरीन है बच्चे के लिए। उस दूध के अंदर जो है वाटर जो है तकरीबन काफ़ी हद तक पाया जाता है, 80% पानी जो है वो पाया जाता है, और ये उस बच्चे के लिए इनफ है। तो आप उसको फीडर में डाल के पानी, छोटे मतलब 6 माह जो बच्चा है उसको नहीं दें, क्योंकि उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेस्ट है। कि बेबीज अंडर 6 months जनरली डू नॉट नीड एडिशनल वाटर। ब्रेस्ट मिल्क और इन्फेंट फार्मूला प्रोवाइड्स सफिशिएंट हाइड्रेशन एज देयर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 80%। अगर आप दूसरा दूध दे रहे हैं उसको, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी है, तो उसके अंदर भी पानी जो है ना वो इतना परसेंट ही है कि आपको एडिशनल वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Introducing water too early can interrupt electrolyte balance and lead to water intoxication which can be harmful। अच्छा, जब आप 6 माह के बच्चे को जो है एडिशनल वाटर दे रहे हैं तो बेसिकली उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। ये बीमारी है, इसमें क्या होता है कि वाटर लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो सॉल्ट लेवल है बहुत कम हो जाता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर आप कहेंगे एक जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन कर देते हैं ना, जब आप पानी डालते जाते हैं तो जाहिर सी बात है सल्यूट या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, अगर आपका सल्यूट जो है सॉल्ट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। तो इसमें यही होता है कि सॉल्ट आपका इतना थोड़ा रह जाता है, और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बैलेंस सारा ख़राब हो जाता है, जो कि बेबी की जान के लिए
जो है वो बेबी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको एडिशनल वाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है 6 माह के बच्चे तक। अगर हम अडल्ट में आ जाएँ तो अगर 2 लीटर पानी लॉस हो रहा है पसीने की वजह से, यूरिनेशन की वजह से, तो ये हार्मलेस है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आपके सेल्स जो हैं ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो आपकी सेल्स जो हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, उनमें वीकनेस आ जाएगी। इस तरह अगर आप देखें कि अगर कोई बहुत थका हुआ बाज़ार से काम करके आए गर्मियों में, जून जुलाई में कोई बाहर से काम करके आ रहा है धूप में, तो आप उनको पानी नहीं पूछेंगे तो उनके अजीब से, जब आप उनसे डायरेक्ट बात करनी शुरू कर देंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी बात की, अच्छा क्या कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही। आप अक्सर देखेंगे कि कोई मेहमान आया भाई दूर से चल के पैदल, तो अगर आप उससे कोई सवाल पूछें तो उनको कोई उल्ट जवाब देते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बेसिकली उनको पानी उनको चाहिए होता है। तो इसलिए जब कोई बाहर से गर्मी से प्यासा आता है तो आप उसको पानी पिलाते हैं, फिर आप बात करते हैं। तो एल्डरली में आमतौर पे वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता, लेकिन उनको ये कभी कभी ये भी होता है कि उनको नहीं पता लग रहा होता कि उन्हें वाटर जो है वो चाहिए, तो कभी कभी कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो हो जाते हैं। अब हम लोग वाटर के बेनिफिट्स पे बात करते हैं। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, वो जो होमियोस्टेसिस वाली बात थी, सपोर्ट किडनी फंक्शन, इसकी भी हमने बात की थी। एनहांसेस फिजिकल परफॉर्मेंस, कि आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है हाइड्रेशन से। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन जो है वो इससे बहुत अच्छी, बल्कि ये जो जिनको गट की बीमारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और भी डाइवर्क्यूलोसिस जो हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। जो किडनी स्टोन्स हैं जिनको, ज़ाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा पीते हैं उनकी जो स्टोन्स है वो रेज़ा रेज़ा होकर यूरिन फॉर्मेशन में ही निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए जो है पानी जो है वो बहुत बेस्ट है। ये हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि हमारे फोकस लेवल, हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसको बहुत अच्छा करता है, वेट मैनेजमेंट के काम करता है। जब आप पानी नहीं पीते आपकी भूख जो है आई थिंक आपको ज़्यादा लगती है, और आपका आपका जो है क्रेविंग्स इतनी होती है जिसकी वजह से आप जो है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और कैलोरी इनटेक आप ज़्यादा कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी। तो ये आपकी वेट को मैनेज करने में एक अहम रोल प्ले करता है। और डिहाइड्रेशन जैसी और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उससे आपको बचाता है, कि पानी की कमी की वजह से, जैसे हमने पहले देखा था ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, किस तरह जो है श्रिंक होनी चीज़ें शुरू कर देती हैं, तो इसी तरह ये आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। जॉइंट हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रखता है घुटनों में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड होता है ना जो उसको मोबिलिटी जो है उसकी आसान करता है। ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको पानी नहीं लेंगे, आप पानी नहीं जाएगा जब इन जॉइंट्स को, तो इनकी मूवमेंट में, इनकी मोबिलिटी में जो है वो फ़र्क आएगा और इन अल्टीमेटली ये क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके मूवमेंट के लिए, स्मूथ मूवमेंट के लिए इनको पानी रिक्वायर है। जैसे मशीन जब चलती है तो वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, जब आप उसको तेल देते हैं तो फिर वो सही से काम करती है, क्योंकि उसको जो है वो लुब्रिकेशन मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे जॉइंट्स को भी लुब्रिकेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। और बेहतरीन ये है कि जब आपको बुखार हो तो आप पानी इनटेक अपना अच्छा रखें, तो क्योंकि ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम करने में जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। जब आपको यूरिनेशन होती है तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो बुखार में अक्सर पानी पीने का भी दिल नहीं करता, मुंह कड़वा सा हो जाता है, लेकिन आपको पानी अपनी इनटेक बुखार में भी अपनी अच्छी रखनी चाहिए, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और आपकी बुखार में आप बेहतरी की तरफ आएँ। ठीक, तो ये 3-4 बातें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं कि ये एक बेसिकली की पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको पानी का इन वक्त पे होगा। ठीक है, जब आप सो के उठते हैं तो आप फ़ौरन पानी पिया करें, मतलब अगर आपने कुल्ली भी नहीं की तो आप पानी पिएं, आपके सारे टॉक्सिन्स और जो जहरीले मादे आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले उठते हुए आप पानी पिया करें, अपनी रात को अपनी टेबल पे, साइड टेबल पे वाटर बॉटल रखा करें, तो ये बहुत अच्छी है। अब क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आप इस पर इम्प्लीमेंट भी किया करें। और खाना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले पानी पिया करें, और ये नहीं कि आपने 30 मिनट पहले 2 गिलास भर के पानी पिया, आप 1 गिलास पानी पिए खाना खाने से 30 मिनट पहले। और जब आप नहाने जा रहे होते हैं तब उससे पहले पानी पिए। ये आपकी डाइजेशन और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप सोने लगें तो कहा जाता है कि आमतौर पर पानी इतना ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि आपको यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा होती है रात में, लेकिन ज़्यादा नहीं बल्कि 2 से 3 सिप पिएं, ताकि आपका जो लुब्रिकेशन आ जाए, स्मूथनेस जो है वो आपके अंदर ऑर्गन्स में जो है वो आ जाए। क्योंकि आपने सारे जब सोना है इतनी मतलब सारी रात जो है, अब आपका कोई ईटिंग या जो है वो आप मील इनटेक या वाटर इनटेक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए अच्छा है कि आप 2 से 3 सिप जो पानी की जो है वो सोने से पहले जो है वो ले लें। हाफ़ भी ले सकते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो ये 4 बातें आप इस पे अमल करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर की क्वालिटी के बारे में बहुत शॉर्ट करके ना, यानी कि की पॉइंट्स और समरी से जो यहाँ मैंने बयान कर दी है।
कि वाटर की क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो आप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर पोर्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, पोर्टेबिलिटी होता है कि वो वाटर जो कि पीने के लिए हो और इसमें बैक्टीरिया वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत कम हो, क्योंकि आप जो साफ़ पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि इतनी अमाउंट में हो कि आप उसके वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, ठीक है। वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल हार्मफुल कंटेमिनेंट्स एंड पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी क्लियर, कलरलेस, ऑरलेस एंड टेस्टलेस। तो आपको पता ही है कि पानी जो है वो एक कलरलेस होता है, उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, और टेस्टलेस होता है, और उसमें पैथोजेंस वगैरह जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें कि हम जो पानी, कुछ लोग अक्सर इलाकों में अब भी ऐसा है कि उनको वाटर इतना गंदा मिलता है और वो फिर भी उसको कंज्यूम करते हैं, कहीं दूर दूर से उन्हें पानी लेकर आना पड़ता है। और कभी भी हमारे ऐसे पासमानदा इलाके हैं जिनमें पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और वहाँ पे देखेंगे आपके डायरिया, डेसेंट्री, बेसिलरी डेसेंट्री, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ पानी से रिलेटेड ना उनके अंदर है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना पानी जो आप ले रहे हैं तो पानी जो है वो अपना साफ़ रखें, क्योंकि पानी जो जब आप लेते हैं तो इसने आपका आगे सारा काम करना है। अगर आपका पानी ठीक नहीं है तो आपके बाकी निज़ाम भी ख़राब हो जाएंगे। तो बी श्योर कि आपका पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो। प्रेफर किया जाता है कि आप पानी को बॉयल करके पिएँ, ताकि आपके जो दूसरे इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो किल हो जाएँ। केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स, आइडियल पीएच रेंज आपको पता है 6.5 टू 8.5, यानी कि 7 से कुछ 6.5 हो और 8 इससे ज़्यादा ना हो। अगर पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी वो ख़राबी करेगा, अगर वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तब भी ख़राब करेगा, ठीक है। और हाई हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, कहा जाता है कि अगर पानी में थोड़े से ये वाले हार्डनेस लेवल हो ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, तो ये जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैल्शियम मिल जाता है तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर हाई हो जाएगा ना काम, तो फिर ये जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए भी और दूसरे के लिए, यानी कि वो आपके जो कपड़े होंगे उनके उनके अंदर जो है वो उसके स्टेन ख़राब कर देगा, ठीक है। अब अक्सर देखते हैं जहाँ खारा पानी आता है वो जब वहाँ कपड़े धोते हैं कि उनके कपड़ों का रंग ख़राब हो जाता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वो पानी होता है जिसके अंदर इस तरह के सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं जो कि आपकी फैब्रिक को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हमारे अप्लाइंसेस भी ख़राब करते हैं, जो अगर देखें आप, जैसे आप गीज़र लगाते हैं, गीज़र ने पानी को गर्म करना है, ठीक है। अगर उसको पानी को गर्म करने से पहले उसके अंदर जो इतने मटीरियल्स हैं, हार्ड मटीरियल्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम की तहें जमने शुरू हो गई हैं उनसे रॉड्स पे, तो वो पहले उनको गर्म करे, फिर जाके कहीं वो आपके पानी को गर्म करेगा, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी हीट करने के लिए, तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी पानी को गर्म करने के लिए, बिजली ज़्यादा लगेगी। तो जिसकी वजह से ये आपकी जो इफेक्टिव है ना, आपकी अप्लाइंसेस की जो इफेक्टिवनेस है उसको ख़राब कर देता है। साबुन अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, उस झाग नहीं बनती, जो हार्ड वाटर होता है उसके उन कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट की वजह से जो आपके साबुन वगैरह होते हैं उनकी झाग नहीं बनती, झाग बहुत कम बनती है। तो पानी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए देखें आप किस तरह जो है वो मसले होते हैं इन खारे पानी वगैरह के। सेव वाटर स्टोरेज, आप उसको स्टोर अच्छे से करें, आप उसके ऊपर कवर करके रखें ताकि मॉस्किटोज़ वगैरह दूसरी छोटी मोटी जो बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं वो उसके अंदर ना जा पाएँ और वो आपकी कंटेमिनेशन से बचाएं। कंटेमिनेशन होता है गंदा कर देना, किसी चीज़ को गंदे होना, ये कंटेमिनेट होता है गंदा हो जाना। तो आप अपने वाटर को सेव करें, उसको जो है जो आप ड्रिंक करते हैं पानी, उसको एक सेफ़ रेंज में रखें, सेफ़ रखें, और उसका जो है उसकी पानी को ढक के रखा करें। आमतौर पे वैसे भी कहा जाता है कि आप चीज़ों को ढक के रखें, ठीक है। तो इससे आपकी वाटर जो है वो, जो भी आपने पानी पीना है वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है। एरोबैक्टर्स और ई कोलाई, अगर ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको पानी में मिलते हैं जब आप वाटर की इंडिकेशन कर रहे हैं, जो ये इंडिकेटर्स बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये आपको पानी में मिलते हैं तो इसका मतलब लाजमी है कि आपके पानी में फ़ीकल मैटर जो है वो प्रेजेंट है। फ़ीकल मैटर आपको पता होना चाहिए कि फीसिस का जो थोड़ा सा मटीरियल अगर इसके अंदर आ जाए, यानी कि कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, तो वो पानी जो है उसमें फीसिस लाजमी है, फीसिस का मटेरियल उसमें पाया जाता है अगर आपको पानी में एरोबैक्टर्स और ई कोलाई मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।